नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इजना सुदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें सबसे पहले क्या लेकर आए हैं खास आज के शो में हम आपके लिए। कल नतीजों के लिए बहुत बड़ा दिन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं, नतीजों पर करेंगे चर्चा एक्सपर्ट से, हमारे मेहमानों से भी और एनालिस्ट से भी। साथ ही साथ शुगर सेक्टर फोकस में है क्योंकि यहाँ पर खबर आ रही है कि एक्सपोर्ट की लिमिट बढ़ सकती है। शेयरों में हमने आज तेजी देखी, क्या ये तेजी कल जारी रहेगी, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। और कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे शो में शामिल। और आज वीकली एक्सपायरी के दिन हमने देखा बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली और ये 16,600 के ऊपर जाकर बंद हुआ। ये लगातार 5वां कारोबारी दिन है जब बाजार बढ़त पर बंद हुए हैं। बैंकिंग, शुगर और आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी 16,600 के पार जाकर बंद हुआ। बाजार में इस जोश की और क्या क्या वजह रही और दिन भर किस तरह की हलचल बाकी शेयरों में देखने को मिली, पूरे एनालिसिस के साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं मजबूती ही मजबूती है और आज भी वो मजबूती कायम रही। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन की तेजी के बाद बाजार एक छोटा सा ब्रेक वीकली एक्सपायरी के दिन ले सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट 16,600 के पार निफ्टी में क्लोजिंग हम देख चुके हैं और साथ ही बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो हमने 36,200 के पार यहाँ पर क्लोजिंग देखी। काफी मजबूत रहा आज का ट्रेड और तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में तो तेजी थी। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी देखने को मिली। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स ने बाजार को बेहतरीन तरीके से संभाला। एल&टी, एक्सिस बैंक भी इसी सूची में शामिल रहे। वहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि विप्रो के अब जो नंबर्स आए उसके बाद आईटी पैक का मूड जो है थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट नतीजे जो हैं उसके बाद भी एक हल्का सा डिप देखने के बाद विप्रो का स्टॉक भी आज के सत्र में संभलता हुआ ही दिखा। ड्रैगर्स की अगर बात करें, रिलायंस के हैवी वेट स्टॉक ने आज बाजार की तेजी में कंट्रीब्यूट नहीं किया। कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली। ऑफकोर्स रिलायंस के नंबर्स भी आने वाले हैं शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, तो उस पर भी नजर रहेगी। नंबर्स पोस्ट मार्केट आते हुए दिखेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं कॉशियस सा इंपैक्ट रिलायंस के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स भी इसी सूची में थे, जहां पर बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखा। परफॉर्म नहीं कर पाया, आज की तेजी में कंट्रीब्यूट इन स्टॉक से नहीं किया। मिड कैप में हमने काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखे। एक्शन, टाटा कम्युनिकेशन, एबीबी, कैपिटल गुड स्पेस के लगातार जिक्र हम कर भी रहे हैं। एबीबी जैसे स्टॉक में, बीएल, कमिंस इंडिया जैसे स्टॉक्स इस सूची में थे, जहां पर अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नजर आए। चाहे फिर मिड कैप आईटी स्पेस हो, मिड कैप सीमेंट स्पेस हो, स्टॉक स्पेसिफिक मूव। शुगर सेक्टर आज बहुत अच्छे से, इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती दिखा रहा है। एक्सपोर्ट लिमिट बढ़ने की जो खबर आती हुई दिख रही है, उसका एक क्लियर कट पॉजिटिव इंपैक्ट है जो कि शुगर स्पेस पर देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में मजबूती ही मजबूती थी, लेकिन जिन सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया उसमें एफएमसीजी आगे, उसके बाद आईटी, बैंकिंग स्पेस, चाहे निजी बैंक क्षेत्रों या सरकारी बैंक क्षेत्रों, मजबूती वहां पर हर तरफ नजर आई। फार्मा स्पेस और एनर्जी स्पेस आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिस पर नजर रखनी होगी। हमने कल जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस जैसी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, तो इन पर नजर रहेगी। और इन नंबर्स से पहले इन स्टॉक्स में एक मूवमेंट ऑन कॉशियस साइड भी नजर आ रही है। ऑल इन ऑल बाजार का आज का सेटअप काफी दमदार, वीकली एक्सपायरी बेहद दमदार होती दिखी। बिल्कुल, वीकली एक्सपायरी काफ़ी अच्छी हुई, 16,600 के ऊपर जाकर बंद हुए। मेरे 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, देवांश शाह और रवि सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रवि, आपसे करूंगा शुरुआत आज, क्योंकि जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि बाजार डाइजेस्ट करने में कामयाब हो रहा है। 16,600 के ऊपर जाकर हम बंद हुए हैं। पिछले 3-4 सेशन से एफआईआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि एफआईआईज को अब समझ में आ गया है कि भारत में जो है वो तेज़ी फिर शुरू हो गई है और वो लौट आए हैं, और शायद इसीलिए जो हमारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी रुख अपना पॉजिटिव ही रखना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी सेंटिमेंट यहाँ पर बदले हैं, और इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो वीक ऑन वीक जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं उसमें पहले से भी क्लियर कट एक इंडिकेशन दिख रहा था कि अब अगर मार्केट यहाँ पर 16,200 के ऊपर निकलता है तो सेंटिमेंट पूरी तरह से बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन का रिस्क, जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, मेटल की प्राइसेस, सभी में थोड़ा बहुत ईज ऑफ देखने को मिल रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है वो अब मार्केट में यहाँ पर अट्रैक्शन पैदा कर रहा है और इसी वजह से इन्वेस्टर यहाँ पर अपने पैसे को अब वापस से लगाना शुरू कर रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर भी अक्रॉस द सेक्टर, आप कोई भी सेक्टर उठा के देखिए उसमें आपको बाइंग के मोमेंटम ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोअर लेवल्स काफी अट्रैक्शन अब पैदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से ये अच्छा है कि इन्वेस्टर को यहाँ पर
अब अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। अब निफ्टी की बात करें तो आपको लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग आगे बढ़ जाएगी। रिजल्ट का सीजन जो पॉजिटिव है उसका भी एक इम्पैक्ट है, लेकिन अभी फिलहाल तो 17,000 के लेवल इमीडिएट बेसिस पे आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, स्टॉक अच्छे चूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, स्टॉक अच्छे से चूज करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट है। 17,000 तक के लेवल यहाँ पर रवि ने दिए हैं। देवांग, कब तक आ सकता है 17,000 का ये लेवल? क्या अगले हफ्ते में उम्मीद करें कि बाजार ये तेजी दिखाएगा और 17,000 का लेवल आ सकता है? हम ओवरऑल निफ्टी की बात करें, काफी अच्छा हमने यहाँ पे एक निफ्टी में एक रैली देखी गई है, बट यहाँ पे एक क्रूशियल जोन है वो 16,750 16,800, क्योंकि हमने प्रीवियसली भी देखा था कि यही लेवल पे टेस्ट करके निफ्टी में करेक्शन दिखा गया था। तो यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें 16,800 का एक रेजिस्टेंस जोन है। बाय एंड डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रखनी है, क्योंकि नाउ हमें लगता है कि कुछ कंसोलिडेशन भी देखने मिल सकता है मार्केट में। अगर सपोर्ट की जहां तक बात करें, इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी का 16,400 का। 16,400 का इमीडिएट सपोर्ट है और 16,800 पर कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए, यानी कि ब्रॉडली इस समय व्यू ये है कि पॉजिटिव बायस दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। हम भी स्टॉक्स की चर्चा शुरू करते हैं और एक एक कर सेक्टर से शुरुआत करेंगे। पहले यहाँ पर रवि, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सिंगापुर जीआरएम्स जो है वो धीरे धीरे घटते दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से दबाव बन रहा है रिफाइनरिंग स्टॉक्स पर। पहले हमने देखा था इन्हीं को, जब जीआरएम्स बढ़ रहे थे तो तेजी का फायदा भी मिल रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, चेन्नई पेट्रो हुआ, इन सब में हमने देखा था पिछले कुछ समय में अच्छी तेजी थी। अब क्या ये माना जाए कि उस तेजी पर कुछ समय के लिए ब्रेक है? इनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद आता है या फिलहाल इस सेक्टर से दूर रहेंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता है ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपको एक करेक्शन के बाद यहाँ पर मिल रहा है, तो थोड़ा सा डिफेंसिव मार्केट अगर होता है कि स्ट्रैटेजी बनानी है तो इन सेक्टर को आप भूल नहीं सकते हैं। और इसमें भी अगर आप जाते हैं तो आपको क्लियर कट जो टॉप लीडर्स आपने अभी बात की, चेन्नई पेट्रो में आपने एक अच्छा मोमेंटम 7% का देखा, वापस 3% की गिरावट है। तो ये गिरावट डर नहीं पैदा कर रही, ये दिखा रही है कि मार्केट में अब मोमेंटम जो है वो आप बने रह सकते हैं। अब अगर इस पूरी स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको ओएनजीसी काफी अट्रैक्शन दिखाई देगा, आईओसी में काफी अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई देगा, रिलायंस के नंबर्स की वजह से भी यहाँ पर इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन डाउन साइड लिमिटेड है। अगर रिलायंस की पर्टिकुलर बात करें तो शायद आपको 2300 और 2250 के लेवल के नीचे का लेवल आपको कोई देता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आप पार्शियल निवेश कर सकते हैं, दूरी बनाकर रखने में कोई फायदा नहीं है। अगर पूरे सेक्टर अक्रॉस सेक्टर रख रहे हैं तो एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 15% 20% का हिस्सा आपको ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज में देना पड़ेगा। ओके, 15 से 20% तक का हिस्सा आप इस सेक्टर में रख सकते हैं और अपॉर्चुनिटी जरूर यहां पर मिलेंगी। एक और स्पेस जो आज काफी बजिंग था, देवांग, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शुगर स्पेस। खबर तो यह आ रही है कि यहां पर जो एक्सपोर्ट की लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है। इस खबर के बाद हमने देखा, चाहे वो बलरामपुर चीनी हो, श्री रेणुका शुगर्स हो, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। आपको लगता है चार्ट्स के हिसाब से किसी शुगर स्टॉक में कोई मोमेंटम आगे जारी रह सकता है कल के ट्रेड में? शुगर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे अगर बलरामपुर चीनी की बात करें, कंसोलिडेशन जोन में, यस हमने आज एक रिवर्सल देखा हुआ है, बट यहाँ पर जो स्टॉक का एक हर्डल है 412, 411, 412, 413 का एक हर्डल है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करा तब तक अवॉइड करना चाहिए स्टॉक में से। सपोर्ट की जहां तक बात करें पर्टिकुलर स्टॉक की, तो सपोर्ट की 370 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है बलरामपुर चीनी के लिए। बलरामपुर चीनी है वो स्टॉक जहां पर आप फोकस में जिसको रख सकते हैं। इस पूरे स्पेस में हमने देखा अच्छी तेजी आज खबर के दम पर देखने को मिली थी। बात करते हैं कल की, क्योंकि कल आने वाले हैं कुछ अहम नतीजे। शुरुआत करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट से। यहां पर स्टील और सीमेंट कीमतों में तेजी से डिमांड पर असर देखने को मिल सकता है। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार अल्ट्राटेक के नतीजों से? मानसी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रही हैं पूरे अपडेट के साथ। मानसी, बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है बाजार की? अल्ट्राटेक सीमेंट Q1 FY23 के नंबर्स पेश करने जा रही हैं और नतीजों के अनुमान की अगर बात करें तो बिक्री के आंकड़े में मजबूती का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। हालांकि मुनाफे और मार्जिन्स के फ्रंट पर कमजोरी देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग द क्वार्टर मांग में हमने बढ़त देखी है, जिसका एक इम्पैक्ट बिक्री पर जरूर दिखेगा। 20% की बढ़ोतरी ऑन सेल्स फ्रंट नजर आ सकती है। मुनाफे की अगर बात करें, ऑफकोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो कि सीमेंट कंपनियों को लगातार परेशान कर रही है और करीब 30% की गिरावट मुनाफे के फ्रंट पर नजर आ सकती है। मार्जिन्स में भी
गिरावट का अनुमान है 28% से कंपनी के मार्जिन्स जो हैं 17% तक लुढ़कते हुए दिख सकते हैं। क्लियरली वॉल्यूम्स की अगर बात करें, सालाना आधार पर 14% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं और तिमाही आधार पर करीब 11% की गिरावट वॉल्यूम्स के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रियलाइजेशंस जहां पर 5% ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस बढ़त दिखाएंगे, 8% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस यहां पर बढ़त दिख सकती है। ऑफकोर्स हमने शार्प प्राइस हाइक ड्यूरिंग द क्वार्टर देखे थे, अब सीमेंट कंपनियों के ट्रेंड्स जो हैं वो रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि प्राइस कट्स के सिनेरियो भी हमने देखे हैं। बट ड्यूरिंग जून क्वार्टर प्राइस हाइक थी जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि रियलाइजेशंस के फ्रंट पर पड़ेगा। अब आइए खर्चों की तरफ। 10 से 15% तिमाही आधार पर पावर और फ्यूल कॉस्ट में बढ़त का यहाँ पर अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। वहीं पेटकोक और थर्मल कोल प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ती हुई देखने को मिली हैं पिछले 6 महीनों में, तो इसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि नतीजों पर पड़ता दिखेगा। 5 से 7% तिमाही आधार पर फ्रेट कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। वहीं सीमेंट एबिडा पर टन की अगर बात करें, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर गिरावट की हैं 9% तिमाही आधार पर और 34% सालाना आधार पर, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और साथ ही हायर रियलाइजेशंस नजर आएंगे, तो इसका एक इम्पैक्ट है जो कि कामकाजी मुनाफे पर यानी कि एबिडा पर टन पर जरूर देखने को मिलेगा। ऑल इन ऑल नंबर्स में सेल्स के फिगर में बढ़त के अनुमान है, मार्जिन्स टूट सकते हैं और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर भी गिरावट ही एक्सपेक्टेड है। ओके, यहाँ पर ये उम्मीद है बाजार की। देवांग, अगर अल्ट्राटेक का चार्ट देखें तो पिछले 1 महीने में करीब 10-11% ये स्टॉक चल चुका है। आपको लगता है कि कुछ और स्टीम बाकी है इसमें? अल्ट्राटेक के ओवरऑल चार्ट की बात करें, अच्छा हमें एक अच्छा खासा यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। अभी भी लगता है स्टॉक में एक अपसाइड इंटैक्ट है, 6300 6350 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 5950 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे स्टॉक में। 6300 के जोन है, वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी अल्ट्राटेक में। ओके, और ये 6300 तक के लेवल कब तक इसको होल्ड करना है अगर इस लेवल पर एंटर करें तो? 2 to 3 days, 2 to 5 days के लिए हम इसको होल्ड देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। ओके, 2 से 5 दिन के लिए आप होल्ड करें अगर, तो यहाँ पर 6300 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अल्ट्राटेक में अभी कुछ तेजी की गुंजाइश बाकी है। एक और बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं कल। शेयर में हमने देखा कि आज कुछ गिरावट जरूर थी, लेकिन नतीजों से क्या उम्मीद है? मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, सबसे पहले तो अगर हम ओवरऑल नतीजों की बात करें, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है रिलायंस का, अब अलग अलग डिविजन्स हैं, मैं टेलीकॉम डिवीजन पे बाद में आऊंगा, लेकिन पहले ओवरऑल नतीजों की बात करें तो क्या उम्मीद कर रहा है बाजार? तो रिलायंस के अगर फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एनालिस्ट वो कह रहे हैं कि ये बेस्ट एवर क्वार्टर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो जंप होगा कंसोलिडेटेड एबिटा और नेट प्रॉफिट में वो हाईएस्ट होगा पिछले काफ़ी क्वार्टर्स में, और कंपनी अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा और नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है ये फर्स्ट क्वार्टर में। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू करीब 18% से ग्रो करेगा, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एबिटा 33% हायर रहेगा, मार्जिन करीब 17% आने की एक्सपेक्टेशन है, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 50% का उछाल देखने को मिल सकता है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो रिटेल सेगमेंट जो है उसके रेवेन्यूज करीब 7% से हायर होंगे और एबिटा 6% से हायर होगा, और ग्रोथ के पीछे का कारण होगा स्टोर एक्सपेंशन और हायर फुटफॉल जो हमें फर्स्ट क्वार्टर में दिखेंगे। उसके अलावा जो की सेगमेंट है इस क्वार्टर के लिए वो है O2C सेगमेंट, जो कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है, और इसका जो सेगमेंट का एबिटा है वो करीब 65% ग्रो कर सकता है। इसके पीछे एक ही कारण है, वो है हायर सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन करीब $21 के आसपास चल रहा था, और उसके पहले के क्वार्टर में वो सिर्फ $8 के आसपास थी। तो हायर जीआरएम होने के कारण कंपनी का O2C सेगमेंट आउट परफॉर्म करेगा। उसी के साथ अगर हम ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी करीब 65% ग्रोथ देखने को एक्सपेक्टेड है, और इसके पीछे का रीजन होगा हायर वॉल्यूम्स और हायर गैस प्राइसेज जो फर्स्ट क्वार्टर में थे। उसके अलावा अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ में हायर अदर इनकम भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, और अगर फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो वो भी थोड़ा हायर साइड पे हो सकता है क्योंकि रुपये डेप्रिसिएशन देखने मिला था। उसके अलावा कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, पहले तो क्या मैनेजमेंट कमेंट्री आती है विंडफॉल टैक्स के इम्पैक्ट पे, और जीआरएम्स में जो शार्प फॉल देखने को मिला है इस पे। उसी के साथ मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन रेवेन्यू ग्रोथ, डिजिटल साइड में, रिटेल साइड में कैसा रहा है, और कोई भी मैनेजमेंट कमेंट्री अगर न्यू एनर्जी बिजनेस पे आता है तो ये भी पूरे मार्केट की नज़र में रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट के लिए। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई यहाँ पर ओवरऑल कारोबार की, लेकिन जियो एक बड़ा सेगमेंट है। सौमित, यहाँ पर क्या उम्मीद कर सकते हैं? आरपूज कितने बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे देश की सबसे बड़ी कंपनी बनता जा रहा है जियो? अगर जियो का क्यू ऑन क्यू बेसिस तो देखें तो थोड़ा नॉमिनल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू करीब 4% से हायर होगा, एबिटा 5% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस है। एबिटा मार्जिन जो है वो करीब 50.6% के आसपास आ
सकते हैं और जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो सिर्फ 7% का एक्सपेक्टेड है। अब जो की नंबर है जियो के लिए वो है आरपू का नंबर, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो करीब 4% से ग्रो कर सकता है ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस, और जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी थोड़ा सा बढ़ सकता है इस क्वार्टर में और करीब 41.6 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब याद रखिएगा इस क्वार्टर में जो भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है ये सब्सक्राइबर एडिशन की वजह से, और जो रेसिडुअल बेनिफिट है टैरिफ हाइक जो पहले कंपनी ने लिया था उसका जो रेसिडुअल बेनिफिट आएगा फर्स्ट क्वार्टर में उसी कारण देखने मिल रहा है। अब पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली कंपनी की जो सब्सक्राइबर बेस थे वो डिक्लाइन हो रही थी, बट इस क्वार्टर में पहली बार हमें पिछले 4 क्वार्टर में एडिशन देखने को मिलेगा। उसी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और क्वालिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स भी जो कंपनी की इंप्रूव हो रही है, मतलब ज़्यादा 4G सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं कंपनी के पास, इन 2 कारण भी कंपनी के ग्रोथ में एड करेगी फर्स्ट क्वार्टर में। उसके साथ कमेंट्री पे जो ध्यान रखनी होगी वो ये है, पहले तो 5G केपेक्स पे क्या कंपनी कमेंट्री कर रही है, उसी के साथ फर्दर प्राइस हाइक लेने के क्या प्लान्स है, और जियो फोन जो कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया था उसकी कैसे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट में, इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी रिलायंस जियो के रिजल्ट पे। शुक्रिया सौमित इस पूरे अपडेट के लिए। रवि, आप क्या किस चीज़ पर फोकस करेंगे कल जब नतीजा आएंगे रिलायंस के, क्योंकि अब तो जैसा हम चर्चा कर भी रहे हैं अलग अलग तरह के बिजनेस हैं, लेकिन जैसा सौमित बता रहे हैं कि इस बार उम्मीद है कि पिछले कई क्वार्टर्स के मुकाबले बेहतर नंबर आएंगे क्योंकि जीआरएम्स बेहतर रहे हैं और बाकी फैक्टर्स भी हैं। आपकी नज़र कहाँ होगी कल? जी बिल्कुल सौमित जी, जिस तरीके से नंबर्स अभी डिस्क्राइब किए हैं और खास तौर से एक्सपेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4 क्वार्टर से जो नंबर्स आपको देखने को मिल रहे थे उन क्वार्टर में ये पहला क्वार्टर ऐसा होगा जो कि आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अब एबिटा तो आपने देख ही लिया कि 17% के आसपास की एक्सपेक्टेशन है, साथ में रेवेन्यू पे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जियो बिजनेस की आपने डिटेल देख ली, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैं समझता हूँ स्ट्रैटेजी यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से मार्केट जो है वो इन नंबर्स पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन अभी नहीं दिखा रहा, लेकिन कल के नंबर्स जो है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूवमेंट दे सकते हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट को अगर समझते हैं तो मुझे लगता है कि रिलायंस के अपसाइड के टारगेट जो हैं वो 2600 के आसपास तक अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं अगले क्वार्टर से पहले। दूसरी तरफ है कि डाउनफॉल यहाँ पर काफी लिमिटेड होगा, 2350 से नीचे के लेवल्स यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप कल स्ट्रैटेजी बिल्कुल बना सकते हैं, आप चाहे डेरिवेटिव के थ्रू ट्रेड करें, कैश के थ्रू ट्रेड करें या फ्यूचर के थ्रू, लेकिन बाइंग मोमेंटम आपका मेन मोटिव होना चाहिए। ये तो मोमेंटम के साथ चलिए, उससे फायदा मिलेगा। रिलायंस में यहाँ पर तेजी का रुख ही दिखाई दे रहा है। देवांग, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? क्या रिलायंस में शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में अच्छा मुनाफा बनेगा? और रिलायंस की बात करें तो जिस तरह से हमने चार्ट पे देखा एक सपोर्ट तो लिया है स्टॉक्स ने, बट यहाँ पे वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी बिकॉज एक रेंज में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऊपर की तरफ की जब रेजिस्टेंस की बात करें 2570 का जोन है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है रिलायंस। अगर जहां तक सपोर्ट की बात करें 2350 एक सपोर्ट जोन है रिलायंस के लिए, तो जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं करा तब तक आई थिंक वेट करना चाहिए रिलायंस में। ओके, तो ये तो स्ट्रैटेजी हुई रिलायंस की। लेवल्स आपके सामने हैं और मोमेंटम इस समय बाइंग का ही है और कल नतीजे आने वाले हैं, तो अगर आप नतीजों का इंतजार करना चाहते हैं तो कल का ट्रेडिंग डे तो स्किप करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आएंगे, तो फिर अगले हफ्ते आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली व्यू पॉजिटिव साइड में ही है। देवांग, एक स्टॉक जो काफी अच्छा चला भी और अच्छे मोमेंटम के साथ, अच्छी वॉल्यूम के साथ, वो था इंडसइंड बैंक का। आज नतीजों पर स्टॉक ने रिएक्ट किया, हमने देखा 8-9% ऊपर वो स्टॉक गया, करीब 7.5-8% ऊपर बंद भी हुआ है। यहाँ पर मोस्ट एक्टिव स्टॉक दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर निफ्टी का। क्या व्यू बन रहा है? क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा कल? इंडसइंड बैंक की बात करें तो डेफिनेटली आज हमने एक वॉल्यूम के साथ हमने उसमें मोमेंटम देखा है स्टॉक के अंदर। स्टॉक अपने नियर बाय रेजिस्टेंस जोन के पास है, अराउंड 960 के जो लेवल्स है, अगर वो ब्रेक करता है तब जाके इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है इंडसइंड बैंक के लिए। 960 इज रेजिस्टेंस जोन। जहां तक सपोर्ट लेवल की बात करें 935 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है इंडसइंड बैंक के लिए। मोमेंटम पॉजिटिव साइड में ही दिखाई दे रहा है। एक स्टॉक और, टाटा कम्युनिकेशन। देवांग, आपसे ही पूछना चाहूंगा, एक बार फिर शानदार नतीजे और बढ़िया परफॉर्मेंस, आज करीब 11%, 10.5% ऊपर बंद हुआ है, इसमें कल क्या करना चाहिए? टाटा कम्युनिकेशन की बात करें एक वॉल्यूम के साथ उसमें ब्रेकआउट देखने मिला है। स्टॉक में बाय एंड डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रखे, यहाँ नीचे का जो सपोर्ट जोन है एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखे 1035 का, और ऊपर की तरफ के जो लेवल है 1150 1170 तक के जोन देखने मिल सकते हैं टाटा कम्युनिकेशन में।
आयन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी टाटा कम्युनिकेशंस पर, यहां पर भी आप नजर रख सकते हैं। ये एक बेहतरीन स्टॉक है। रवि, हमने जब देखा नतीजे जब शुरू हुए हैं धीरे धीरे, तो कुछ बड़ी कंपनियों के आईटी फोकस में है पिछले कुछ समय से, चाहे वो रुपए की वजह से हो या जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से हो। अब ओवर द वीकेंड इन्फोसिस के नतीजे भी आने वाले हैं। क्या व्यू बन रहा है ब्रॉडली आईटी स्पेस में आपका? इस समय आप बड़े शेयरों के साथ रहेंगे या आपको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मिड कैप्स में बेटर है? जी सौमित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जो आईटी स्टॉक्स की चर्चा या जो स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं उनमें एक खास बात यह कि अब जब रिजल्ट आ रहे हैं तो ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स एक अच्छे करेक्शन पर हैं। अगर ओवरऑल आपने, जैसे आपके सामने एग्जांपल है कि विप्रो में अगर आप देखिए आज रिजल्ट आने के बाद भी उसमें वापस से बाइंग देखने को मिली, तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं से कि अब स्टॉक्स जो है वो अंडर वैल्यूड थोड़े से यहाँ पर हैं, और रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है या रुपी का जो फैक्टर है वो इन कंपनीज को आगे चल के काफी फायदा देने वाला है, क्योंकि रुपी में इतनी जल्दी अभी स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलेगी या लोअर लेवल्स नहीं देखने को मिलेंगे, और लगभग इन कंपनीज के 3 से 5% का रेशियो जो है वो रुपी की इनकम पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ है कि जो प्रोजेक्शन या प्रोजेक्ट की बात की जाए या फिर जो एक तरीके से सेल्स की यहाँ पर बात की जाए, उसमें भी एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, भले ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या फिर विप्रो, इनमें जो है वो अब कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट ले रहे हैं, और इसमें अब एफआईआईज के आने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। रही बात इन्फोसिस की अगर बात करें तो मुझे फिलहाल अभी इन्फोसिस काफी अट्रैक्शन में दिखाई देता है। तो जो लार्ज कैप कंपनीज है वो काफी लोअर वैल्यूएशन पे मिल रही हैं, तो मुझे लगता है आपको दिग्गज कंपनीज में ही रिटर्न आपको ज्यादा जल्दी और अच्छे मिल सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बड़ी कंपनीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए, बड़ी कंपनी पर फोकस रखिए। इन्फोसिस नज़र में है यहाँ पर, नतीजे भी आने वाले हैं ओवर द वीकेंड, तो आईटी में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया जा सकता है। बड़े शहरों में, लार्ज कैप में जो है रिटर्न की संभावना बेटर है, तो वहीं पर फोकस करेंगे तो अच्छा है। एक स्टॉक है जिसके बारे में मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो स्टॉक बाजार का फेवरेट भी है और कहीं ना कहीं लोग मजाक भी बनाते थे पिछले कई सालों तक, और वो था आईटीसी का शेयर। हमने देखा अलग अलग तरह के मीम्स आया करते थे कि आईटीसी का शेयर चलता नहीं है, लोग आईटीसी का शेयर खरीदते हैं तो वो सिर्फ डिविडेंड के लिए खरीदते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मूव दिखाया है। 300 रुपए आज स्टॉक ने छुआ, 299.55 पे जाके बंद हुआ है। देवांग, पहले आपसे पूछूंगा, चार्ट्स के हिसाब से क्या लगता है, आईटीसी 300 के ऊपर लेना चाहिए या नहीं? आईटीसी की बात करें, आईटीसी का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। हमने देखा है कि काफी हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। अगर हम ओवरऑल मूविंग एवरेज की बात करें, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड है, तो यहाँ पे बने रह सकते हैं, न्यू पोजीशन भी बना सकते हैं आईटीसी में। यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए 289 का, 312 315 तक के जोन देखने मिल सकते हैं आईटीसी में। 312 315 तक के शॉर्ट टर्म व्यू तो बन रहे हैं यहाँ पर। रवि, क्विकली आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या व्यू है आईटीसी पर इस समय? सौमित जी, आपके और हमारे शो में कई बार हमने आईटीसी को 260 और 265 के लेवल पे बाइंग की रिकमेंडेशन दी है, तो फिलहाल अभी मैं इन्वेस्टर को ये कह रहा हूं कि भैया थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो। ये समय है जिसमें कि कम से कम आपको अपना 60% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी बिल्कुल यहाँ पे 320 तक के टारगेट हमने एक साल के एंड में रखे थे, लेकिन पहले ही अचीव होते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मैं चालाक दूंगा और थोड़ा मुनाफा बुक करने की राय यहाँ पर ज्यादा दूंगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर यहाँ पर फंडामेंटल की चर्चा करें तो वो अभी भी अग्रेसिव है और काफी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर से हो, होटल सेक्टर से हो, पेपर सेक्टर से हो या फिर सिगरेट इंडस्ट्री से हो। तो मुझे लगता है कि स्टॉक 320 का दमखम रखता है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। करेक्ट। तो अगर आपने सही समय पर लिया है ये स्टॉक और आपने इस मोमेंटम के साथ आपने प्ले किया है, तो आपको जो है कुछ मुनाफा तो बुक कर ही लेना चाहिए। ये एक अच्छी सलाह रवि की तरफ से। मोमेंटम हालांकि अभी तेजी का ही है, 320 तक के लेवल भी आईटीसी का स्टॉक आने वाले दिनों में देख सकता है। चलिए, ये तो मीडियम और लॉन्ग टर्म की बात हुई, लेकिन कल का ट्रेडिंग सेशन बाकी है। कौन से स्टॉक्स पर कल आपको फोकस करना चाहिए, जानते हैं हमारे मेहमानों से। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। देवांग, आपसे करना चाहूंगा शुरुआत। बताइए कल के लिए कौन से ट्रेडिंग आइडियाज आप शेयर करने वाले हैं आज? हमने एफएमसीजी स्टॉक्स पे बात की, तो मेरा फर्स्ट स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से रहेगा, वो है डाबर। डाबर में ओवरऑल हमने देखा कि काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। आज जो ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम है, ऑल्सो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी देखने मिला है डाबर के अंदर। तो डाबर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 555 का, टारगेट है 595।
नेक्स्ट स्टॉक है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसमें हमने देखा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक अच्छा खासा हमें एक विद वॉल्यूम हमें एक इसमें मोमेंटम देखने मिला है। तो BEL खरीदने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना है 261.5 का, टारगेट है 279। ओके, तो दो बेहतरीन बाय आइडियाज यहाँ पर देवांग की तरफ से, डाबर और BEL, इन दोनों में आप खरीदारी के साथ चल सकते हैं। रवि, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? मेरी तरफ से सौम्य जी, आप जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि इंट्राडे के हिसाब से भी दे पाए और लॉन्ग टर्म के लिए भी वो स्टॉक अगर जो रखें वो ज्यादा अच्छा है। तो पहला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। अगर आप देखेंगे नंबर्स अच्छे हैं, अट्रैक्शन काफी है और मोमेंटम अच्छा है, 152 के पास चल रहा है, आपको 180 तक के टारगेट दिखा सकता है। और इंट्राडे में कल के परसेंटेज पे देखते हैं तो 1.5 से 2% का फायदा मिल सकता है। तो आज कल खरीदें और कल ही मुनाफा ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म पे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये स्टॉक है। दूसरा है निपॉन इंडिया। अगर आप इसको देखते हैं तो काफी अच्छी बैलेंस शीट है, नंबर्स काफी अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है अच्छे करेक्शन के बाद लोग अब पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को वापस से शामिल कर रहे हैं क्योंकि यहां से मोमेंटम ज्यादा मिल सकता है। तो आप निपॉन इंडिया यहां पर ले सकते हैं जो कि अच्छा मोमेंटम के साथ में है और इसके अपसाइड के टारगेट हैं 320 के। मोमेंटरी टारगेट में आपको कल 288 290 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओपनिंग में खरीद के क्लोजिंग तक में भी आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। चलिए, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू के हिसाब से दो स्टॉक रवि की तरफ से, एक्साइड और निपॉन, इन दोनों पर आप कर सकते हैं फोकस। कुछ लंबे समय तक रखेंगे तो और बेहतर रिटर्न होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांग और रवि, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए और अपने आइडियाज भी हमें बताने के लिए। चलिए, कल की तैयारी को यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।